द डिजिटल रेगुलेशन एक्ट। और ये इंडिया गॉट लेटेंट वाले इशू के बाद से अभी पता नहीं नाम लेना ठीक है नहीं, बट आई फील के एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया इन लोगों को। Can you watch any obscene or vulgar content with your family members? As a society, we cannot, we should not justify, normalize promotion of obscenity and vulgarity. हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम और स्टील पे टैक्स डाला उन्होंने, और हमने हार्ली डेविडसन और कुछ ब्रांड्स पे अपना कम किया है टैरिफ। तो क्या इन फ्यूचर हम मान के चलें कि हम थोड़ा सा प्रेशर फील करने वाले हैं ट्रम्प? Zero pressure फील होगा। इंडिया और यूएस ने $500 बिलियन का ट्रेड का टारगेट रखा है। हाँ, 2030 में ये $500 बिलियन का ट्रेड का टारगेट तभी अचीव हो सकता है जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर, ग्रेट फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ग्लोबली जैसे शब्द का प्रयोग करा है। ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रेंथ से वाकिफ हैं। बांग्लादेश में तो आपने सुना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ही हैज लेफ्ट इट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, but I will leave Bangladesh to the Prime Minister. so we don't have to worry anything about PM that. will handle it. PM will handle। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी एक स्टेटमेंट दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ टफर एंड अ बेटर नेगोशिएटर देन व्हाट आई एम एंड देयर इज नो कंपटीशन इन इट। हम देख रहे हैं आजकल डीप सीक बहुत ट्रेंड में है और उसका कंपटीशन चैट जीपीटी से चल रहा है। हमारे भी सूत्र है वैसे तो इस समय, बट तो कुछ है प्लान में कि हम कब तक उसके कंपटीशन में अपना कुछ ब्रांड खड़ा कर सकते? देखिए, भारत एआई के अंदर एक टेक लीडरशिप लेने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए जो फ्रांस के साथ इंडिया ने को-होस्ट किया था, उसमें स्पष्ट करा था कि वी बिलीव इन अ ट्रांसपेरेंट एथिकल बेस्ड एआई गवर्नेंस, विच मीन्स कि ह्यूमन रेगुलेशन होना अनिवार्य है। Hello and welcome to R&D Stories, where ideas meet. Today we have a very special guest, the anchor turned politician, Mr. Pradeep Bhandari. Thank you so much sir for joining us. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर आप मुझे बताएं, आपके पास आज टाइम बहुत कम है तो हम मेरे पास टाइम ही टाइम है। थैंक यू सो मच सर। कुछ मैं पहले दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो सर मेरा ये है कि अब की बार हमने देखा जब चुनाव हो रहा था, जो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव था, वहाँ हमने देखा था वो लाइन्स बहुत पॉपुलर थी, बटेंगे तो कटेंगे। बट अब की बार वो दिल्ली चुनाव में इतना नहीं था, उसके पीछे का क्या रीज़न था? देखिए, एक है तो सेफ है की बात हर समय देश का हर नागरिक जानता है। दिल्ली के अंदर लोग सिर्फ और सिर्फ एक बात पे सवाल पूछ रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी से एक बात पे सवाल पूछ रहे थे कि 10 साल तक उनकी सरकार चली थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी 52 करोड़ का शीश महल दिल्ली की जनता के पैसे को लूट कर बनाया। ना उन्होंने साफ पीने का पानी दे पाए, ना वो यमुना माँ को साफ कर पाए, ना वो अच्छी सड़क दे पाए, ना वो अच्छी शिक्षा दे पाए, और ना वो अच्छा स्वास्थ्य दे पाए, और ना वो कच्ची गलियों को ठीक कर पाए, और ना वो एक नया सरकारी अस्पताल बना पाए। तो जब इतनी भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में वही बात बोली जो दिल्ली की जनता बोलना चाहती है। बात बाकी रही, आपने हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करी, वहाँ पे हम सरकार में थे, तो वहाँ हम हमारे काम गिना रहे थे, और हमारी जो मेन ओपोनेंट थी, वो कांग्रेस पार्टी ओपोनेंट थी, जिसने जो तुष्टीकरण की जननी है, और उस तुष्टीकरण वाली कांग्रेस को हम के खिलाफ हमने एक सिंपल बात बोली थी, उसका मकसद सिर्फ हिंदू समाज को बांटने का होता है। इसीलिए एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ओके, बट कोई फेस क्यों नहीं था यहाँ पर? मेन फेस, सीएम फेस क्यों नहीं था? अगर आप कोई भी इलेक्शन को एनालाइज करेंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट टाइम सरकार बनाती है, भले वो हरियाणा हो गया जब हमने पहली बार सरकार बनाई थी, भले उत्तर प्रदेश हो गया जब हमने पहली बार सरकार बनाई थी, भले वो उड़ीसा हो गया जहाँ भाई हमने पहली बार सरकार बनाई है, या भले वो कोई भी राज्य हो गया जहाँ हमने पहली बार सरकार बनाई है, हम हमेशा से पहले सीएम उम्मीदवार को 90% टाइम नहीं घोषित करते हैं। हमारे को जो जनता का समर्थन मिलता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में मिलता है। उसके बाद जब जनता हमें समर्थन दे देती है, तो विधायक दल साथ में बैठता है और विधायक दल निर्णय करता है कि किसको उनको अपना लीडर बनाना है। बट अभी कोई नाम है? देखिए, विधायक दल बैठेंगे, विधायक दल निर्णय करेंगे, और जब आपको पता चलेगा तभी आता चलेगा, तभी मीडिया को भी पता चलेगा। अच्छा, आज मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट का भी वो था, स्लैम किया गया है फ्रीबीज को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ओपिनियन दी थी, राइट टू शेल्टर पर जो वो प्रशांत भूषण की पिटीशन पे दी थी, और वो प्रशांत भूषण की पिटीशन पे उनकी एक ओपिनियन थी एक जज जी, की।
अगर इस ओपिनियन से किसी को सीख लेनी चाहिए तो कांग्रेस और आपदा को लेनी चाहिए, जो झूठे वादे और झूठे घोषणाएं करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, जिसने भारत को टॉप 5 अर्थव्यवस्था में भी पहुंचाया है, 11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी स्पेंड किया है, साथ में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से भी ऊपर उठाया है। ये हमारा वेलफेयर मॉडल है और ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल है। अरविंद केजरीवाल का इकोनॉमिक मॉडल ये है कि पंजाब का आज कर्ज 40% से ज़्यादा जीडीपी में है, पंजाब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और रिस्पॉन्सिबल है। राहुल गांधी का इकोनॉमिक मॉडल देश ने देखा था जब देश जो है फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में पहुंच गया था और अभी कर्नाटका के अंदर स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार के पास पैसे नहीं है। और हमने देखा था हिमाचल में कैसे उनके पास अपने खुद के कर्मचारियों को पैसे देने के लिए नहीं थे। तो ये सैलरी होनी ऊपर है हाँ। ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल देश को टॉप 5 अर्थव्यवस्था में पहुंचा है। बट आप कैसे मैनेज करोगे जो फ्रीबीज वो कर रहे थे ये कर 5 करोड़ का अरविंद केजरीवाल का शीश महल का भ्रष्टाचार, 2026 करोड़ का उनका शराब घोटाले का भ्रष्टाचार। कि मैं भ्रष्टाचार को ही ऐड कर दूंगा तो 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर आ जाएगा। तो वो जो पैसा बचेगा वो तुरंत जो है आप वेलफेयर के अंदर लगा सकते हैं। मतलब आपने पहले प्लान कर रखा था। भारतीय जनता पार्टी कोई भी घोषणा फर्जी नहीं करती, उसकी एक पूरी एंड टू एंड प्लानिंग होती है। इसीलिए अगर आप उड़ीसा में भी देखेंगे जब हमारी सरकार बने हुए 1 साल अराउंड हो चुका है, वहाँ पर भी हमने अपने मैनिफेस्टो की 70% से ज़्यादा चीज़ों को ऑलरेडी क्रियान्वयन में लेकर आए हैं। सो देयर इज़ एन एंड टू एंड प्लानिंग। कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जैसे नहीं कि सुबह उठो व्हाट्सएप पे कोई बोल दे तो उसको जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलो। हम जो कहते हैं वो संकल्प होता है, वो सिर्फ और सिर्फ घोषणा नहीं होती। और घोषणा और संकल्प में ये फ़र्क होता है, जब आप संकल्प लेते हैं तो आप उसको अमल में लाते हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या है, वो तो अपने बच्चों की सर की कसम खाकर भी झूठ बोल चुके हैं। तो मतलब इसका जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन है ये या आप जो कह रहे हैं एडवाइस है ये ना ये एडवाइस है, ना ये डायरेक्शन है, ये एक इंडिविजुअल ओपिनियन है और ये इंडिविजुअल ओपिनियन से अगर सीख किसी को लेनी चाहिए तो उनके 2 पार्टीज़ हैं, वो उनका नाम है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। अच्छा गुड गुड इनफ। मैं जानना चाह रहा था दूसरा एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में हम देख रहे हैं आजकल डीप सीक बहुत ट्रेंड में है और उसका कंपटीशन चैट जीपीटी से चल रहा है। हमारा भी सूत्र है वैसे तो इस समय बट क्या कोई ऐसा जैसे हम एआई यूनिवर्सिटी की बात तो करने लगे एटलीस्ट हम तो कुछ है प्लान में कि हम कब तक उसके कंपटीशन में अपना कुछ ब्रांड खड़ा कर सकते हैं? देखिए, भारत एआई के अंदर एक टेक लीडरशिप लेने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए जो फ्रांस के साथ इंडिया ने को-होस्ट किया था, उसमें स्पष्ट करा था कि वी बिलीव इन अ ट्रांसपेरेंट एथिकल बेस्ड एआई गवर्नेंस, व्हिच मीन्स कि ह्यूमन रेगुलेशन होना अनिवार्य है और एआई में ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो लॉ ऑफ एथिक्स है, वो उसके दरमियान में ही रहे। इसके कोई चैलेंजेस भी हैं और उन चैलेंजेस को भी हमें देखना होगा। बात करें आपने जो चैट जीपीटी की और किसी डीप सीक की हम अपने खुद के लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो बना एलएलएम मॉडल्स बना रहे हैं, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बताया देश को थ्रू हिज स्पीच इन फ्रांस और अश्विनी वैष्णव जी ने भी पास्ट में बताया है। हम अपने खुद के जीपीयूज़ को भी बिल्ड कर रहे हैं और अपने खुद के प्रोसेसर्स को भी बिल्ड कर और रहे कुछ टाइमलाइन है हमारे हैं। पास? मेरे हिसाब से नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर आप देखेंगे कि इसमें हिंदुस्तान एआई कैपिटल के रूप में वर्ल्ड का इमर्ज होगा। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भी जो मीटिंग हुई है, उसमें यही है कि कैसे दोनों नेशंस मिलकर टेक्नोलॉजिकली एआई की नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यूएस के अंदर भी जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, उसको पायनियर भारतीय ही करते हैं जो वहाँ पे रहते हैं। So we missed on earlier technological revolution, but I'm very confident that under Honorable Prime Minister Narendra Modi ji's government, we have taken the initial lead to set up that infrastructure जो हमें ज़रूरत है एआई के अंदर हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को आगे लाने के लिए और एआई के अंदर लीड लेने के लिए। अभी आपने खुद डोनाल्ड ट्रम्प की बात कही है बेटे ये क्वेश्चन मेरा आगे था बट आपने अभी शुरू करा तो मैं पूछ लेता हूँ। हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम और स्टील पे टैक्स डाला उन्होंने और हमने हार्ली डेविडसन और कुछ ब्रांड्स पे अपना कम किया है टैरिफ। तो क्या इन फ्यूचर हम मान के चलें कि हम थोड़ा सा प्रेशर फील करने वाले हैं ट्रम्प से? ज़ीरो प्रेशर फील होगा। इंडिया और यूएस ने $500 बिलियन का ट्रेड का टारगेट रखा है हाँ 2030 में। ये बिल्कुल। $500 बिलियन का ट्रेड का टारगेट तभी अचीव हो सकता है जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर, ग्रेट फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ग्लोबली जैसे शब्द का प्रयोग करा है। ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रेंथ से वाकिफ हैं।
अगर आप इस वक्त भारत और यूएस का ट्रेड देखेंगे, $70 बिलियन से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट है, जो कांग्रेस शासन के समय में 4 गुना था। बात करूं मैं टैरिफ पे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी एक स्टेटमेंट दिया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ टफर एंड अ बेटर नेगोशिएटर देन व्हाट आई एम, एंड देयर इज नो कंपटीशन इन इट। तो वो भी चाहते हैं कि अगर यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को आगे सक्सेसफुल होना है, तो तभी हो सकता है जब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें। बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करे। तभी डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि उनकी कोई पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक नहीं है, वो लार्जली यूरोपियन यूनियन से उनको नेगोशिएट करने में और ज़्यादा दिक्कत आएगी। स्टील की जो आपने बात करी, हमारा एक्सपोज़र स्टील एक्सपोर्ट में विज़-अ-वी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लेस देन 5% है। जी। इट विल हार्डली इम्पैक्ट अस। इन फैक्ट वन ऑफ द लीस्ट इम्पैक्टेड नेशंस विद एनी पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन टैरिफ्स विल बी इंडिया। वो आपकी बात से मैं खुद भी एग्री कर रहा था, बट जैसे हमने हार्ली डेविडसन पे किया, बट हमारे जो लोकल कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल हमारा होंडा हो गया, है ना? जो हमारा मारुति है, इन ब्रांड्स पे कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है? मुझे लगता है कि कोई भी ट्रेड डील जब होती है, वो किसी सिर्फ इंडिविजुअल सेगमेंट को देखकर नहीं होती है, वो लार्जली इसको देख के होती है कि दोनों नेशंस क्या अचीव कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्ट्रेंथ है, कुछ भारत की स्ट्रेंथ है। दोनों अपने स्ट्रेंथ्स को जब ऐड करेंगे, जैसे कहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा, और मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जब ऐड होगा, तो मेगा होगा, व्हिच इज़ 1 + 1 11 होंगे। सो आई जब भी ट्रेड नेगोशिएशन होता है, वो कभी भी इंडिविजुअल्स में एक कंपोनेंट के बेसिस पर नहीं कंक्लूड होता है। उस कंपोनेंट या सेगमेंट के बेस पे वो डिरेल हो सकता है। बट मुझे ये आश्वासन है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम ने दोनों ने कहा है कि $500 बिलियन का टारगेट रखा गया है, वो तभी अचीव हो सकता है जब दोनों कंट्रीज़ जो है एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को रिस्पेक्ट करें, और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के चैलेंजेस को भी अप्रिशिएट करें। बट वो ट्रेड डेफिसिट वाला जो सीन है। ट्रेड डेफिसिट हम लोग के बीच में है, और एक चीज़ आप समझिए कि अगर कहीं पे भी किसी चीज़ की ट्रेड बढ़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारा $70 बिलियन तक का एक्सपोर्ट है, तो वो आगे चल के अगर मान लीजिए हम यूएस हमें इस वक़्त फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, स्टेल्थ फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट करने की बात दैट कर रहा टू एक्सपेंसिव आई गेस। है। अगेन ये आपको ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है। आई बिलीव जब हम इस डील को फाइनली कंक्लूड करेंगे, सो इट विल बी अ प्राइस व्हिच विल बी एग्रीएबल टू इंडिया एज़ वेल एज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट आई गेस रशिया ने काउंटर सुकोई का एक बहुत अच्छा ऑफर किया है हमें। वो एक बेटर डील कंसिडर तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सप्लायर्स हैं जो हमें एज़ अ बायर अपनी इक्विपमेंट्स देना चाहते हैं। आज ये भी चेंज हुआ है कि आज हिंदुस्तान खुद अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ तक एक्सपोर्ट करता है। सो इट्स अल्टीमेटली गिव एंड टेक, एंड आई बिलीव दैट बोथ द लीडर्स आर कॉम्पिटेंट इनफ टू स्ट्राइक अ डील। गुड इनफ। एक मैं क्वेश्चन था मेरा कि जॉर्ज सोरस ने 5000 करोड़ एड के रूप में दिया टू डिवाइड इंडिया। इसके ऊपर इसके लिए तो राहुल गांधी जो हैं, जिन्होंने कह दिया है कि उनकी असली मंशा हिंदुस्तान और भारत के स्टेट के खिलाफ लड़ने की है। आई थिंक राहुल गांधी इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ जॉर्ज सोरोस, एंड जॉर्ज सोरोस वांट्स टू बर्न एंड डिवाइड इंडिया, एंड ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। एंड सेम विद बांग्लादेश आई गेस। बांग्लादेश में तो आपने सुना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ही हैज़ लेफ्ट इट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. so we don't have to worry anything about We that. will handle it. EM will handle it, and I think that is again a reflection of the strength that India today has in the new world order. Coming to जॉर्ज सोरोस के लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखते हैं। जॉर्ज सोरोस भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए फंड देने की बात पब्लिकली खुद कहता है, और जॉर्ज सोरोस हेट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। जॉर्ज सोरोस इज वन ऑफ दोज एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हु प्रॉफिट फ्रॉम कियोस, और उसके भी इसको हिंदुस्तान को डिवाइड करने में अगर कोई बुलवॉक के रूप में है, तो उस व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और राहुल गांधी हमेशा जॉर्ज सोरोस के नाम पे सॉफ्ट है, बिकॉज राहुल एंड हिज पीयर्स आर बेसिकली फंडेड बाय एंटी इंडिया एलिमेंट। हाउ विल वी काउंटर डीप स्टेट? हम लोग ने तो काउंटर अपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के थ्रू कर ही रहे हैं, और ये डीप स्टेट के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी काफ़ी कदम वहाँ की सरकार भी ले रही है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला दौर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अच्छा, एक अब हम नेशनल इशू पे आ जाते हैं वापस। में बहुत ऊपर चला रहा था। ये महाकुंभ का जो ट्रैफिक चल रहा है सर, ये बड़ा एक केओस वाला वो हो गया। नहीं, अगर आप इसको भी देखेंगे कि अब जो है ट्रैफिक की स्थिति नहीं है। एक चीज़ आप समझिए और अप्रिशिएट करिए कि 50 करोड़ से ज़्यादा सनातनियों ने ऑलरेडी महाकुंभ हाँ, फुटफॉल को लेकर हम बहुत वो करते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊँगा कि यूरोपियन यूनियन के अंदर
जब यूके में सैटरडे संडे को छुट्टी के लिए लोग 2013 में गए थे, 2023-22 की बात है, तो 700 किलोमीटर का जाम हुआ था, 700 किलोमीटर्स का जाम हुआ था। और ये सो कॉल्ड कोट अनकोट जिसको हमारे यहाँ के लिबरल्स जो है आइडल्स ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड बताते हैं। महाकुंभ में जिस तरीके से वहाँ के प्रशासन ने चीज़ों को हैंडल करा है, मेरे हिसाब से आने वाले समय में ग्लोबल केस स्टडी बनेगी। इतने सारे ह्यूमन फुटफॉल को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो ट्रैफिक की जो व्यवस्था की आपने बात करी, अगर आपने देखा वो जो लास्ट बड़ा स्नान हुआ था, वहाँ पर पूरे सिटी को नो पार्किंग ज़ोन घोषित कर दिया था, कोई व्हीकल को अलाउ नहीं किया था और सभी स्नान जो है अच्छी तरीके से लेकर वापस जा पाए थे। सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड जहाँ 50 करोड़ से ज़्यादा लोग व्हिच इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, आई थिंक इंडिया इज़ द शाइनिंग स्पॉट। लोगों को चिढ़ इसी बात से है महाकुंभ में कि इतने सारे सनातनी कैसे एकजुट हो गए और इनकी मंशा भारत के सनातन समाज को बाँटने की झाँकी में वो फ़ेल हो गई। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक बहुत बेटर और भी अच्छा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, दिखेगा। मेरे हिसाब से अभी हम लोग ने फ्लॉलेस काम किया है, बेयरिंग अपार्ट जो ट्रेजेडी एक हुई थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आप पाएँगे कि जितने ह्यूमन फुटफॉल आया है 50 करोड़ टिल नाउ और हमारी एक्सपेक्टेशन थी 45 डेज़ के अंदर 50 करोड़ आना। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव जब इसका एक डिस्पैशनेट एनालिसिस होगा, आई थिंक एवरीबॉडी विल गिव द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर ह्यूज क्रेडिट एंड थम्स अप फॉर द वे दे हैव हैंडल्ड इट। बट डू यू फील कि हमने मिसजज किया है फुटफॉल की काउंटिंग को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने मिसजज की बात नहीं, हमारी ऑप्टिमम मैक्सिमम कैपेसिटी 45 करोड़ की 45 दिन में थी। तो लास्ट महाकुंभ हुआ तो 10 करोड़ से ज़्यादा मैक्स 4-5 करोड़ और लोग आए थे, व्हिच इज़ अ 10 टाइम्स इंक्रीमेंट टिल दिस टाइम। ये दर्शाता है कि भारत में एक समय में लोग सनातन से नफ़रत करवाने का प्रयास सरकार करती थी, जिसने हिंदू आतंकवाद शब्द को प्रयोग किया था कांग्रेस पार्टी की सरकार। आज सनातनी जो है, उनके सबकॉन्शियस में सनातन भारत के प्रति इतना प्रेम, सद्भाव, सम्मान है कि वो महाकुंभ में इस भारी मात्रा में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव साइन है भारत की यूनिटी के लिए। अच्छा, ये आपने बात करी, मैं कह रहा हूँ जो लोग अब जा रहे हैं, क्या आप उन्हें एडवाइस करते हो कि अभी जाओ? 100% जाओ। कि मेरे बहुत सारे मित्र भी गए हुए हैं और उन सब ने भी कहा है कि वहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पैदल जा रहे हो प्रयागराज के अंदर तो आपको और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो बेसिक थोड़ा बहुत जाम है वो तो रहेगा बट देयर इज़ नो जैम्स व्हिच आर लाइक 10 आवर्स 15 आवर्स ऐसा कुछ नहीं। नाउ इट इज़ इट हैज़ ईज़्ड आउट व्हाट आई मीन। अच्छा, एक क्वेश्चन हम अलग करना चाह रहे थे कि आई डोंट नो कि इस पर अभी कुछ बात चली है नहीं चली, बट पार्लियामेंट में एक दो बार इसका जिक्र हुआ है, द डिजिटल रेगुलेशन एक्ट। और ये इंडिया गॉट लेटेंट वाले इशू के बाद से अभी पता नहीं नाम लेना ठीक है नहीं, बट आई फील के एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया इन लोगों को। देखिए, बात इसमें ट्रोल और नॉन ट्रोल की नहीं है। इस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है बिल्कुल। और हम एज़ अ समाज हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। और और असम के सीएम ने भी रिपोर्ट ले लिया। मैं इसमें वही कह रहा हूँ कि इस बात को हमें सोचना पड़ेगा एज़ अ समाज कि क्या अश्लीलता, अभद्रता फैलाना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है? ये मेरे हिसाब से 294 ऑफ बीएनएस पे नहीं आता है। इसके खिलाफ जो स्टेटमेंट्स वहाँ पे दिए गए थे, उस पर भारी विरोध हुआ है और आपने देखा होगा कि अक्रॉस द कंट्री नोबडी एप्रिशिएटेड दैट एंड ड्यू कॉग्निजेंस हैज़ बीन टेकन। सो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स बट आई बिलीव दैट द जेन ज़ी हैज़ टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल in the way they communicate with the masses. Because when you have a large follower base, you should know that you have the ability to influence public opinion. And I believe that you will not want to use that ability to influence public opinion to spread obscenity, spread vulgarity, and spread something which is not just as per the morals and ethics of society. नाउ अगर उनको लगता है कि उन्होंने ठीक करा है तो दे हैव द कोर्ट्स एज द ड्यू फोरम टू प्रीच। सो आई डू होप दैट इवन द प्लेटफॉर्म्स हैं, द जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे डिसइंसेंटिवाइज वल्गैरिटी एंड ऑब्ससेनिटी बिकॉज लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स say these things in order to get more likes and views Followers and for revenue generation. बिल्कुल। I believe that it is onus on the platforms
And that is where the entire debate is on whether regulation should happen or non-regulation should happen, whether self-regulation should happen. But definitely, I am of this individual opinion that the platforms should disincentivize vulgarity, obscenity for any content creator. Should these people be boycotted or, I have see, the society will take its own call. They are all public influencers, and the society can decide, and people can decide whether they want to like their content or do not like their content. We are a free society. और आपकी इंडिविजुअल ओपिनियन? So my individual opinion is simple, that I am not in favor of freedom of expression being utilized to promote obscenity and vulgarity. And this is just not limited to any specific case. Largely also as a society, I do believe that whether it is Gen Z, Gen Y or any generation, nobody appreciates promotion of obscenity, vulgarity. And we as a responsible society, everybody has a freedom of expression. They have, but there is no absolute freedom of expression. You will say, who will decide that? It is definitely not the state deciding it. But yes, the state can act when they feel that it is illegal, immoral, unethical, and that the decision of the state can also be challenged in the due courts. So we should believe in the judicial system and the due process of law in any case. But I will ask you also, do you as youngster believe that obscenity and vulgarity should be promoted? No. I think the answer is, can you watch any obscene or vulgar content with your family members? सर पर्सनली मैंने आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखा उसका. I am not talking about that specific case. Even I have not watched it. Exactly. But I am talking about a principle. And the principle is, as a society, we should not justify, normalize promotion of obscenity and vulgarity and as a society. And particularly individuals who have a significant follower base, who can influence mass opinion, they should be further responsible. That is what I can only say. थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, ये मुझे पता नहीं कि अभी हम उस स्टेज पर पहुंचे या नहीं पहुंचे, बट जो हम देखते हैं माहौल हम यूएस में नोटिस कर रहे हैं LGBTQ कम्युनिटी को लेकर, वो कुछ एक अलग लेवल पे चल रहा है. नहीं, मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी मैटर कोर्ट के अंदर है, एंड एवरीथिंग इज इन द कोर्ट्स, एंड द कोर्ट्स हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड देयर ओपिनियन ऑन इट. एनीथिंग Nothing. When something is in the court of law, I don't think it will be right on my part to slow yourself. ओके. अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था. एक टफर रोल आपके लिए क्या था, बीइंग अ एंकर और अ पॉलिटिशियन? देखिए, टफ और इजी की बात नहीं है. मैंने जो भी कार्य करा है उसमें 100% ऑनेस्टी में करता हूँ, और 100 भाई सर जज तो करते हैं हम करता हूँ. सब आपको. देखिए, मैं अल्टीमेटली, दुनिया में हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को जज करता है. दैट इज द लॉ ऑफ द सोसाइटी. जी. आप इस बेसिस पे काम नहीं कर सकते कि आपको कौन जज क्या कर रहा है. वेदर योर इमीडिएट बॉस की क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्या उस पर डिलीवर कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज अल्टीमेटली देयर. और क्या आप ट्रू इंटेंट के साथ और सही नियत के साथ कार्य कर रहे हो, भले किसी भी प्रोफेशन में हो. मैं बस यही दोनों पैरामीटर्स को देखता हूँ. और आप में क्या ह्यूमिलिटी है कि आप शिद्दत से अपनी आप इम्प्रूव भी कर सको. जब आपने कुछ गलती, मान लीजिए, इट्स एवरीथिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस. तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, क्या उसमें इम्प्रूव कर रहे हो, क्या अपना 100% दे पा रहे हो, और क्या आपकी नीयत साफ है. अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपको किसी चीज़ से वरी करने की ज़रूरत है. बट टफर क्या है? कोई, मैं ऐसे बोला ना, कोई टफ और इजी, सिर्फ टफ आपको बता दो. टफ काम ये होता है कि जब आपके पास काम नहीं होता है, ठीक है, पहले किसी भी प्रोफेशन में. तो आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू वर्क एंड ऑलवेज लव्स टू बी एंगेज्ड. दैट्स व्हाट आई कैन से. आई गेस ये आपका एक बेनिफिट आपको मिला है सिफोलॉजी के थ्रू, है ना, जो आपका बेनिफिट और उसको नहीं कहूँगा, पर मैं बहुत भगवान को धन्यवाद हमेशा करता हूँ कि मुझे पिछले 10 सालों में 400 देश के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 35 से ज़्यादा चुनावों का सही आकलन करने का अवसर दिया है. और इतनी कम आयु में देश में कभी किसी ने नहीं किसी किया. ने नहीं किया. मुझे अवसर मिला और भगवान ने मुझे मौका दिया. इससे मुझे देश को सीखने का मौका मिला और देश को समझने का मौका मिला. तो ये मैं ज़रूर मानता हूँ. आई विल नॉट से बेनिफिट, बट ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, आई थिंक इट वाज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. तो दैट टीम, डज इट स्टिल वर्क्स फॉर यू? that team works on its own now. It is completely professional. I am 24/7 into politics. I don't do psephology, but my team does it. ओके, योर टीम डज इट. Yes, it is completely. अच्छा, हम क्या पूछ सकते हैं करंटली वो कहाँ पर है? Currently जहाँ पे ऑफिस में बैठे हैं, उसके पीछे में वो वहाँ पे हैं. नहीं ऐसा मतलब किसी नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी, से बिहार इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है आपकी टीम की? ये तो आपको टीम से ही पूछना पड़ेगा. चलो. एक हम चीज देखते हैं कि हर पॉलिटिशियन का जो स्पेशली स्पोक्स पर्सन होते हैं, उनका एक ना पेट नेम पड़ ही जाता है. आपका ऐसा कुछ है?
वैसे गाली वाली मैडम हमने बहुत सुन लिया है संबित पात्रा जी के मुंह से। पता नहीं, मैं तो बस ये देखो लोगों ने ये कहा है कि क्योंकि मैं डेटा का हमेशा डेटा का पर्सन रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, एक ऐसी पार्टी का जो पावर में है और ऐसी पार्टी जो ज़मीन पे बहुत काम कर रही है, और एक ऐसे नेता जो दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं और जिन्होंने गरीबों की ज़िंदगी को बेहतर करा है। तो मैं इंश्योर करता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ को बोलूँ, मैं तथ्यों के आधार पर और डेटा के आधार पर बोलूँ, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उस गंभीरता के साथ बोलूँ। तो मैं ये बस इस बात का ध्यान रखता हूँ, बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता। अच्छा, जब 2 एंकर्स एक डिबेट में आपस में भिड़ते हैं, प्रदीप भंडारी जी और सुप्रिया शिंदे, क्या फीलिंग होती है? कभी पुरानी बात ऐसी लगती है देखिए आपको? नॉस्टैल्जिया फील होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को देश की राजनीति में आना चाहिए और अलग-अलग स्फीयर से आना चाहिए। भले मीडिया हो, बिज़नेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो। मुझे लगता है कि देश की राजनीति, जैसे मोदी जी ने कहा, बेहतर जितनी तब होती जाएगी जब और ज़्यादा प्रोफेशनल्स राजनीति में आएँ और वो राजनीति को और सेवा के भाव से आएँ। तो भले वो किसी भी फ़ील्ड से आएँ। बाकी जिस स्पोक्सपर्सन से आपने बात करा, वो अपनी पार्टी का कार्य कर रही हैं, मैं अपनी पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। मेरे नेता को देश की जनता समर्थन करती है, उनमें विश्वास रखती है। उनके नेता को देश की जनता और दुनिया जो है जॉर्ज सोरोस का एजेंट कहती है। अच्छा, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ प्रदीप भंडारी इन बीजेपी? Pradeep Bhandari's future or present is only to work 24/7 in whatever the party asks as a normal worker of the party. एक क्वेश्चन लास्ट मेरा इसके रिगार्डिंग था कि एक राजदीप सरदेसाई की बुक आई थी, इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया। अगर आई मैंने नहीं थिंक पढ़ी, नहीं पढ़ी? ये कौन सी इलेक्शंस के ऊपर है? ये अच्छा। हाँ, तो 19 से लेके 24 तक का पूरा एक वो है। हाँ, तो इसमें जो ये बोल रहे हैं 400 पार वाला जो नारा था आपका, इसमें अमित शाह भी अगेंस्ट थे इसके। आई डोंट नो कि इट्स ट्रू और नॉट। बट आपको इस सवाल का सवाल राजदीप जी से पूछना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इनके पास इतना एक्सेस कैसे आ गया हमारी पार्टी का। आई थिंक यू शुड आस्क हिम। एंड ऑलरेडी जर्नलिस्ट को भी सोचना चाहिए कि जब वो सोर्स बेस्ड बातें करते हैं, तो सोर्स के नाम पे कुछ भी वो बात कर देते हैं। और मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूँ कि आप एक बताइए कि एक विनिंग टीम है, ठीक है? जो विनिंग टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में जा रही है और उसने बैटिंग करने जब जाता है, तो क्या कभी बैट्समैन सोचता है वो 50 रन बनाएगा? क्या सोचता है 100 रन बनाएगा? फिर मान लो उसने 90 रन बनाए और उसके बाद भी टीम वर्ल्ड कप जीत गई, तो क्या बोलोगे? वर्ल्ड कप ही जीता ना। अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, राइट? तो आपको याद है किसने कितने रन बनाए? बता सकते हो? हर हर प्लेयर का नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। पर अल्टीमेटली याद क्या रखोगे कि वर्ल्ड कप हुआ ना। वर्ल्ड कप। इसी तरीके से भले वो हमारे मित्र हों, जो देश के मतलब जो हमारी पार्टी से कोट अनकोट कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं राजदीप और कांग्रेस पार्टी से बेहद मोहब्बत करते हैं। उनसे आपको ये पूछना चाहिए कि भई विनिंग टीम तो हम ही हैं, और देश के इतिहास में पिछले 50 सालों में क्या आपने कभी देखा कि कोई भी प्रधानमंत्री ने तीसरी टर्म रिपीट करी? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, और बट डू ऐसे भी ये नारा थोड़ा-सा बैकफायर कर गया? मैंने आपको ऐसे कहा कि हर जो पार्टी है और हर जो टीम है, वो हमेशा हाई टारगेट सेटअप करती है। हाँ, और हाई टारगेट्स ही सेटअप करना चाहिए। तो उस लॉजिक के हिसाब से हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, जो 0 और 1 और 2 का टारगेट सेटअप करती है। हम हमेशा जो टारगेट सेट करते हैं, वो हाई टारगेट सेट करते हैं, इससे कि हमारे वर्कर्स मोटिवेटेड रहें। और जो फेक न्यूज़ कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में फैलाने का प्रयास किया था, देश की जनता ने उनको करारा जवाब हरियाणा के अंदर दिया। तीसरी बार हमारी सरकार बनाने का मौका हमें दिया। महाराष्ट्र में दिया, जहाँ 200 से ज़्यादा सीट आई, और दिल्ली में जहाँ 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी आई। टुडे वी आर बिगर, स्ट्रॉन्गर, हायर, बिकॉज़ पीपल ऑफ इंडिया वांट नरेंद्र मोदी एंड दे विल कंटिन्यू टू वांट नरेंद्र मोदी। बहुत डिप्लोमैटिक आंसर देते हो सर आप कुछ को। आप कोई मौका नहीं देते कि कहीं से आपको पकड़ा जा सके। अच्छा, एक फाइनल हम रैपिड फायर राउंड लेना चाहते हैं, जो आपने रिसेंटली भी किया, तो उसमें मेरे बहुत सारे नेम खराब हो गए सर। फर्स्ट क्वेश्चन एज़ यूजुअल, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता, ओके। मनोज तिवारी। वेरी पॉपुलर पूर्वांचली फेस ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ओके। मनीष सिसोदिया। करप्ट पॉलिटिशियन, राघव चड्ढा। करप्ट पॉलिटिशियन। ओके। Every leader of Aam Aadmi Party is corrupt, and the mastermind of corruption is Arvind Kejriwal. बट आपने मेरा फिर एक आगे का क्वेश्चन खराब कर दिया। आई वांटेड टू आस्क आतिशी मरलेना। Absolutely corrupt politician. ओके। वीरेंद्र सचदेवा। Delhi BJP president under whom we could win after 27 years in Delhi. ओके। अर्नब गोस्वामी। Successful journalist. योर डियर फ्रेंड राजदीप सरदेसाई। A journalist who loves the opposition too much.
Thank you so much, sir, for joining us. Pleasure.